इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। घोटाला सामने आया तो उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में उस केस को मैं स्वयं लेके गया कि IAS IPS अधिकारी हों, पूर्व मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, सरकार में रहे बड़े बड़े पदों पे लोग हों, इन्फ्लुएंशियल लोग हों, सबके ऊपर कार्रवाई हुई। हम सोनम वांगचुक जी को देखते हैं कि उन्होंने लद्दाख में पिछले कुछ दिनों से एक संघर्ष वो चला रहे हैं। जम्मू की मैं बात करें, राइका फॉरेस्ट में हाई कोर्ट का कैंपस शिफ्ट करने की जो बात हुई, हमारे पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक, उन्होंने 2 सनसनीखेज खुलासे किए थे पुलवामा को लेकर। इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स जो जिहादी ताकतों ने जम्मू कश्मीर में बनाए हैं, उससे 400 किलो RDX आया, किस तरीके से चूक हुई वो पुट दिस काउंटर इंटेलिजेंस एंड काउंटर सबवर्जन मेजर्स, ASI हो गया या KGB CIA, दीज एजेंसी को छोड़ के एक सौहार्द का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। कि जम्मू कश्मीर में जो समस्या है उस समस्या को उसके असली नाम से पुकारने में स्टेट ऑफ इंडिया हमेशा कतराती रही है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे मैंने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान और ISI की B टीम के रूप में भारत की सरकार ने जम्मू कश्मीर में रह के काम किया है। वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। स्टेट ऑफ इंडिया इज ऑलवेज मानते हैं 370 को हटाना सही फैसला था। 370 वहाँ पे तो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का कुछ लेना देना इससे नहीं है। 300 जम्मू कश्मीर की सारी प्रॉब्लम्स हल हो गई हैं। मैंने कहा कि 300 कम्युनिटी का, हिंदुओं का, सिखों का नरसंहार 90 के दशक में हुआ, जो रिहेबिलिटेट एंड रीसेटल विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड। और ब्रिगेडियर मलिक की आप किताब पढ़ ली, जो पाकिस्तान के ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं, उसमें वो कहते हैं कि यूथ के लिए पर्टिकुलरली हम कैसे एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज जनरेट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिक्रूटमेंट माफिया चलाने का काम करते हैं। वी हैव 140 करोड़ पीपल पूरे हमारे देश में, और लेस देन 2% गवर्नमेंट 2 करोड़। जितने भी सेंसस जम्मू कश्मीर के संबंध में हुए, दे वर ऑल फ्रॉड एंड फज। ये जम्मू और कश्मीर दोनों में अप्लाई होता है। जम्मू इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स में देखिए कानून में संशोधन ऐसे कर दिया, जो ब्लैक मनी है वो तो सामने ही तो नहीं एक ये कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस 26.9 करोड़ पीपल आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। हो जाएंगी कि भाई EVM आपकी ये कहती है और पेपर ट्रेल आपकी ये कहती है। आप वो देखिए, गुलाम नबी आजाद के बारे में सबको पता है कि ही इज अ B टीम ऑफ BJP। केड़ा सॉन्ग तो फेवरेट है? एक तो ये है ना कि खंड मिठे लोग डोगरे, भला सपाइया डोगरे, ये सारे जेडे हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Podcast with Champions with your host, Navjot Singh. In this series of podcasts, we have been bringing men and women of eminence who have illuminated the path of the youth through their illustrious body of work and have inspired the generations to come to lead a life lived extraordinary. Let me take you back to 1951, the year when the infant democracy of India was at the cusp of a historic election. The then election commissioner, Sukumar Sen, had a great task at its hands. 36.1 crore people and 18.33% literacy rate. How to conduct such elections? How to ensure that the universal adult franchise is exercised to its ultimate conclusion? And how Mr. Sukumar Sen responded was by conducting the elections through the use of symbols. Let's cut to 1977, the post-emergency election era. Nobody thought Indira Gandhi could be defeated, but the movement led by JP did the impossible. Coming to the shores of Chenab and Jhelum, the 1987 elections, they were rigged or allegedly so. And what followed was a specter of violence, the exodus of Kashmiri Pandits, as well as the wave of militancy.
Today is 16th of April 2024. We are celebrating the greatest festival of democracy in India. 96.9 crore people will be going to the votes. And from 2019 elections, another 2.63 crore young voters are added. So ladies and gentlemen, we are bestowed with an absolutely great opportunity and a challenge. And today, we will be taking you to the land of temples, the land called as Jammu and Kashmir. And with us, today we have a very, very special guest, Shri Ankur Sharma. अगर हम आपके कुछ जो कार्य आपने किए हैं सोशल फील्ड में, जैसे आपने यू हैव बीन एन एडवोकेट एंड आप चैंपियन करते रहे हैं कुछ कॉजेज जो इम्पोर्टेंट, जैसे रोशनी एक्ट हो गया या और भी बहुत रसाना केस हो गया, बहुत सारे मसले, तो हम चाहेंगे कि आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपको ये मोटिवेशन कहाँ से आई कि आपने इस चीज को थ्रेड बेयर एंड टूथ एंड नेल आपने फाइट किया? के कारण अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी अराइज हुई कि इस तरीके के असंभव कार्य भी हम कर पाए. कमिटमेंट और क्लैरिटी ऑफ थॉट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ वर्क्स एंड आई थिंक कि वो अपॉर्चुनिटी भी मिली. 2014 में पहली बार जब 25,000 करोड़ का घोटाला जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे बड़ा ज़मीन का घोटाला सामने आया, तो उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई. जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में उस केस को मैं स्वयं लेके गया और 6 वर्ष के संघर्ष में उस घोटाले में जितने भी आरोपी थे उन पे एफआईआर दर्ज करवाई. उसके बाद ही आपने देखा कि आईएएस आईपीएस अधिकारी हों, पूर्व मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, सरकार में रहे बड़े बड़े पदों पे लोग हों, इन्फ्लुएंशियल लोग हों, सबके ऊपर कार्रवाई हुई और इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला उसको बस्ट करने का श्रेय भी लोगों ने हमें दिया. साथ ही साथ आपने रोशनी एक्ट, रोशनी कानून की बात कही, तो जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करने का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था. फॉरेस्ट स्टेट लैंड्स पे एक धर्म विशेष के, समुदाय विशेष के लोगों को ओनरशिप दे के वहाँ पे सेटल करने का प्लान था. जिस तरीके से कश्मीर संभाग में कश्मीर का इस्लामीकरण किया गया, उसी तरीके से जम्मू संभाग में भी जम्मू का इस्लामीकरण करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली को, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल किया गया. उसके खिलाफ हमने जंग लड़ी और 6 वर्ष के संघर्ष में रोशनी कानून को भी हमने असंवैधानिक करार करवा दिया. 87 एमएलएज ने मिलके जिस कानून को बनाया था, उस कानून को 6 वर्ष के संघर्ष में हमने ध्वस्त करवा दिया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत महत्वपूर्ण था. तो मुझे लगता है कि आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों की समझ होने के कारण कई बार बीच में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं दैट व्हेन यू एक्ट टाइमली, तो थिंग्स फॉल इन लाइन. सो आई थिंक थिंग्स हैव फॉलन इन लाइन. गॉड हैज़ बीन काइंड. जिस भी चीज़ को हमने चैलेंज किया उसे उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक भी पहुंचा के हमने लिया, एंड दैट इज़ व्हाई पीपल बिलीव इन अस एंड वी हैव क्रेडिबिलिटी इन द सोसाइटी. आपने रिफॉर्म्स की जैसे बात की, लाइक योर पार्टी, व्हाट इज द एजेंडा ऑफ योर पार्टी? फॉर एग्जांपल हमने देखा 2014 में कश्मीर फ्लड्स आए और क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट्स भी होते रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हमारे अक्सर होते हैं. That your party and you particularly, how do you advocate that? How would you try to project this idea? ये समझने की ज़रूरत है कि ब्यूरोक्रेसी जो स्टील फ्रेम है हिंदुस्तान में और विच कंसर्न्स विद द डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स एंड पब्लिक सर्विसेज, जो भी सर्विसेज पब्लिक नेचर की हैं, जो भी गुड्स पब्लिक नेचर के हैं, उनकी डिलीवरी लास्ट माइल तक हो, वही ब्यूरोक्रेसी का रोल है. जो नीतियाँ बनती हैं, कानून बनते हैं, स्कीम्स बनती हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उसमें चाहे सर्विसेज की कैटेगरीज हो या गुड्स की कैटेगरीज हो, उनकी डिलीवरी ही इनका बेसिक काम है. और मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स रेडिकल रिफॉर्म्स. हमें गवर्नेंस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. हमारे जो प्रोसीजर्स हैं उन्हें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है. हमारे लीगल फ्रेमवर्क को रेडिकली चेंज करने की ज़रूरत है. जब तक सिंप्लीफिकेशन इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तब लीगल जो हमारा फ्रेमवर्क है उस तरीके से डिलीवर कर पाएगा जिस तरीके से परिकल्पना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने की. और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना, ट्रांसपेरेंसी को इंट्रोड्यूस करना, मुझे लगता है दैट्स द नेक्स्ट थिंग. ठीक है, अभी देश ने वी हैव made radical systemic and systematic reforms. So systemic reforms सिस्टमैटिकली करने के लिए आपको बिल्कुल कानून की जड़ से शुरू करना पड़ेगा. जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो गैर ज़रूरी कानून हैं जिसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, वो फ्रेमवर्क्स आपको चेंज करने पड़ेंगे. अकाउंटेबिलिटी अच्छे तरीके से आपको फिक्स करनी पड़ेगी. प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो सिस्टेमिक, सिस्टमैटिक एंड रेडिकल रिफॉर्म्स is what is the vision that we have in our mind for making the system accountable to the people of the country, so that ये जो floods की आपने बात की उसकी handling में, उसकी prediction में, floods इस तरीके के cause ना हो, haphazard development के कारण. one of the major reasons for the floods in Kashmir in 2014 was the construction of river beds. So I think
वो इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज की भी एक परिचायक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन ना होना उसकी भी एक परिचायक है, और ब्यूरोक्रेसी और हमारे पूरे सिस्टम का फेलियर उसकी भी एक परिचायक है. आई थिंक ऑल दीज थिंग्स कैन बी एड्रेस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स not only at the level of the administration but also political reforms and also legal reforms. Coming back to the political angle of things, हमारे पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक, उन्होंने 2 सनसनीखेज खुलासे किए थे पुलवामा को लेकर. उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उसमें जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पोस्ट पुलवामा काम किया वो आपके सामने है ही, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि इस तरीके के इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए. और पुलवामा हो या और आतंकी घटनाएं हो, मुझे लगता है कि भारत की टेरिटरी में ही रह के जो रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन की मशीनरी यहाँ पे चल रही है, इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स जो जिहादी ताकतों ने जम्मू कश्मीर में बनाए हैं, उन्हें ध्वस्त करना एक प्रायोरिटी एरिया होना चाहिए. किस तरीके से 400 किलो RDX आया, किस तरीके से चूक हुई, वो सेकेंडरी इश्यूज़ है, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो कभी भी किसी समय हो सकता है. लेकिन जो प्राइमरी इशू है, जो रूट कॉज है, कि व्हेन द सिस्टम अलाउज पीपल टू रेडिकलाइज पीपल in the state of J&K. But don't you think, as you said, that is a secondary issue, that how 400 kg RDX came into the middle of the city? Don't you think there is a collusion of some of the agencies or whatever? I won't take names here. Don't you think that rather than obviously we need to put this counter intelligence and counter subversion measures. हम जैसे जानते हैं कि ISI हो गया या KGB, CIA, these agencies they try to disrupt हमारे देश में कुछ ये ऐसे तत्वों को छोड़ के एक सौहार्द का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं. लेकिन डोंट यू थिंक दैट वी एज अ एडमिनिस्ट्रेशन हमें उसको भी एम्प अप करने की ज़रूरत है? हमारी वो सिक्योरिटी का भी लैप्स है एक तरह से, कि किस तरह से वो हम नहीं, एब्सोल्युटली. देखिए, सिक्योरिटी लैब्स तो है ही है, तभी इतनी बड़ी घटना हो गई और 400 किलो RDX आ गया. सेकेंडरी मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था वो यही था कि जब आप समाज में रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन को अलाउ करेंगे टू हैपन, व्हेन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेडिकलाइजेशन एंड इंडोक्ट्रिनेशंस आर अलाउड टू वर्क विद इम्प्यूनिटी, तो इस तरीके के सिम्टम्स आपको दिखेंगे, इस तरीके के हमले आपको होते हुए दिखेंगे. जब तक आप जड़ पे प्रहार नहीं करेंगे और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में जो समस्या है, उस समस्या को उसके नाम से नहीं पुकारेंगे, जिहाद को जिहाद नहीं कहेंगे, जिहाद को एज ए वॉर फॉर्म ट्रीट करके एक काउंटर मेजर डिप्लॉय नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि अधिक सक्सेस स्टेट ऑफ इंडिया को नहीं मिलेगी. और स्टेट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा फेलियर जम्मू कश्मीर के संबंध में यही रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो समस्या है, उस समस्या को उसके असली नाम से पुकारने में स्टेट ऑफ इंडिया हमेशा कतराती रही है. देखिए, जब आप एब्सोल्यूट द फर्स्ट सोल्यूशन इज टू कॉल द प्रॉब्लम बाय इट्स रियल नेम. जिहाद इज अ फुल फ्लेज्ड वॉर फॉर्म and you have institutions of radicalization and indoctrination kicking this industry or are we failing as a government or as an institution? Absolutely, we have failed as a state has failed as far as J&K is concerned. I mean, the state of India has taken decisions in J&K जो पाकिस्तान और ISI चाहती है कि भारत की सरकार डिसीजंस ले. Now for instance, recasting the अनंतनाग कंस्टिट्यूएंसी, जहाँ पे जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को कश्मीर के मुस्लिम एक्सक्लूसिव एरियाज़ के साथ जोड़ दिया गया. अगर आप ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर का प्लान पढ़ें, अगर आप अलगाववाद को किस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में फैलाना है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके? देखिए, दैट्स सबवर्जन, दैट्स अ डिटेल्ड थिंग दैट प्रॉब्ली आई कैन थ्रो सम लाइट, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड. जैसे मैंने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान और ISI की बी टीम के रूप में भारत की सरकार ने जम्मू कश्मीर में रह के काम किया है नीति के स्तर पे. मैं उसकी एक स्टेट ऑफ इंडिया इज ऑलवेज होस्टाइल टू द नेशन ऑफ इंडिया. इट्स एन इंपीरियल कंस्ट्रक्ट एंड आई थिंक द स्टेट इज वर्किंग अगेंस्ट the nation. We have been taking this line very consistently. Where do you pin the blame in that case? Absolutely, when the state is taken over from within, and you have policies and you have individuals planted in the state apparatus who are causing subversion from within, the fate of the state is like this. देखिए, जब इंपीरियल कंस्ट्रक्ट है, व्हेन द स्टेट इज अंडर कंट्रोल ऑफ द पावर्स जो भारत को एज अ सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो वी हैव टू कॉल द प्रॉब्लम बाय कॉलिंग द प्रॉब्लम बाय इट्स रियल नेम दैट वी हैव बीन डूइंग. एंड हाउ कैन यू ओवरलुक द फैक्ट, कंडोन द फैक्ट कि भाई स्टेट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में पिछले 5 वर्षों में ऐसे निर्णय लिए हैं जो पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म गोल्स को कंसोलिडेट करने का जम्मू कश्मीर में काम करते हैं. आप मानते हैं 370 को हटाना सही फैसला था? 370 और 35 को हटाना बिल्कुल सही फैसला था. पर क्या उसने अपना गोल फुलफिल किया? देखिए, 370 और 35 के खात्मे के लिए स्वयं एकजुट जम्मू जो उस समय था, अब एकम सनातन भारत दल है, केवल उसी ने ज़मीन पर रह के कार्य किया है. और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि भाजपा के मैनिफेस्टो में शुरू से 370 का खात्मा रहा है.
लेकिन भाजपा ने जब 2014 के अंत और 2015 में पीडीपी के साथ साझा सरकार यहाँ पे बनाई, कोalition गवर्नमेंट जब बनाई, तो दोनों गवर्नमेंट्स को चलाने का एक एजेंडा ऑफ अलायंस बना। एजेंडा ऑफ अलायंस वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था जिसको फॉलो करके बीजेपी और पीडीपी की सरकार जम्मू कश्मीर में चलनी थी। और आप आज भी गूगल में सर्च करके एजेंडा ऑफ अलायंस को निकाल लीजिए, भाजपा ने एजेंडा ऑफ अलायंस में पीडीपी को लिख के दे दिया है कि जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को छेड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, 370 और 35A को तोड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, हम उस पर चर्चा भी नहीं करेंगे। तो आइडियोलॉजिकल सरेंडर जिस लेवल का भाजपा ने सत्ता के लोभ में किया वो अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि 370 और 35A के माध्यम से ही जम्मू कश्मीर को भारत की सेकुलर धरती में एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इदारों की, इसीलिए चूंकि एजेंडा ऑफ अलायंस में भाजपा ने सरेंडर कर दिया था 370 और 35A का खात्मा, ग्राउंड पे एकजुट जम्मू लड़ता था। उस समय के समाचार पत्र उठा के, उस समय के चैनल्स की, न्यूज़ चैनल्स की रिपोर्ट्स निकाल के आप बिल्कुल ये देख सकते हैं कि कौन संघर्ष कर रहा था। भी कुछ नहीं, आई हैव ऑलवेज बीन ऑन द हिट लिस्ट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, देयरफॉर आई एम अ प्रोटेक्टेड पर्सन आल्सो इन द स्टेट फ्रॉम सो लॉन्ग नाउ। और हिजबुल मुजाहिदीन हो और आतंकी संगठन जो हों, उसके बारे में तो पुलिस ने रिपोर्ट्स, एंड इट ऑलवेज बिकेम अ नेशनल न्यूज़। जब भी ये रिपोर्ट्स इस तरीके की आई, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ने तो खुद ये रिपोर्ट बना के ये बताया था कि भाई असैसिनेशन एग्जीक्यूट करने के लिए वी हैव बीन रेकीड ऑल्सो, रैकी भी कर दी गई थी और एडवांस्ड स्टेजेस में उस तरीके की चीज़ें। बट दैट्स अनदर थिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि 370 और 35A के बारे में 2015 से 19 के बीच में भाजपा संघ क्यों नहीं बोलता था, क्योंकि सरेंडर कर दिया था, लिख के दे दिया नहीं इसे खत्म करेंगे। और 370 और 35A को खत्म करवाना पहला अनिवार्य स्टेप था जम्मू कश्मीर में सत्ता की कमान, सेंटर ऑफ पावर कश्मीर से उठा के जम्मू में शिफ्ट करने का। तो 370 और 35A के खिलाफ ना केवल ग्राउंड पे एकजुट जम्मू और हमने संघर्ष किया, जब कश्मीर में पत्थरबाजी शुरू होती थी तो पूरे देश में माहौल बनता था और एक पोलराइजेशन होती थी, जिसके चलते भाजपा को किसी स्टेज पे ये लगा कि इसके पॉलिटिकल डिविडेंड्स हम रीप कर सकते हैं। अल्टीमेटली 2019 में 370-35 खत्म हुआ, पूरे देश ने खुशियाँ मनाई, हमने भी बधाई दी और हमें लगा कि जम्मू कश्मीर के संबंध में भारत की राजसत्ता का जो पॉलिसी पैराडाइम है उसमें अब बदलाव आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 370-35 से खत्म करने के बाद भाजपा ने मुस्लिम अपीसमेंट के चलते, जिसे ये 370 और 35A को खत्म करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपको उठाना था ताकि 370 और 35A की एब्रोगेशन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जाए। और लॉजिकल कंक्लूजन क्या था कि इस नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट को डिस्ट्रॉय किया जाए, खत्म किया जाए, ध्वस्त किया जाए, सेक्युलरिज्म रीइंट्रोड्यूस की जाए। किस संदर्भ में इसको कैन यू एलैबोरेट? मैं उसी पे एलैबोरेट कर रहा हूँ। देखिए 370 और 35A, जैसे आपने पोलराइजेशन की बात की इसमें, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं देश के लिए लॉन्ग टर्म में ये जो पोलराइजेशन का एजेंडा है, जो डिफरेंट इधर भी यूज, जैसे जम्मू और कश्मीर दो गटों में डिवाइड हो जाता है? नहीं, पोलराइजेशन मैंने एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कहा। मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जब 370-35A की सुनवाई होती थी तो कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी और कश्मीर से आवाज़ आती थी कि 370 और 35A को हाथ नहीं लगाना चाहिए, और पूरा देश खड़ा हो जाता था कि 370-35A खत्म होना चाहिए। पोलराइजेशन इन दैट कॉन्टेक्स्ट की दो धड़े हो जाते थे, दो पोल्स बन जाते थे जो डिवाइडेड रहते थे ऑन द इशू कि 370 रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। लेकिन 370 और 35A की आप पृष्ठभूमि देखिए। देखिए 1947 में मुसलमानों की डिमांड पे पाकिस्तान का निर्माण हुआ, उनके नेता जो भी रहे हों, लेकिन मुस्लिम समाज की सपोर्ट के कारण पाकिस्तान का निर्माण हुआ, और पाकिस्तान का निर्माण टू नेशन थ्योरी के आधार पे हुआ। वी कैन गो फॉर, नहीं, मैं 370 और 35A को इसी के साथ, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। देखिए 370 और 35A क्या कहता है कि भारत संघ में, स्टेट ऑफ इंडिया में एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ऐसी होगी जहां पे हिंदू का। 370 ये कहता था कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होगी पूरे हिंदुस्तान में जिसका अपना झंडा होगा, अपना संविधान होगा, स्टेट विद इन अ स्टेट, और जिसका आधार क्या था, हम मुस्लिम मेजॉरिटी हैं इसलिए संविधान लागू नहीं होगा, इसलिए स्पेशल स्टेटस चाहिए। सिर्फ आई थिंक वो क्या सिर्फ एक मुस्लिम मतलब मेजॉरिटी स्टेट की वजह से था, या जो यूनिक सर्कमस्टांसेस थे उस वक्त उसका भी एक यहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे तो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का कुछ लेना देना इससे नहीं है। 370 और 35 हमारे भारतीय संविधान का हिस्सा है। ये तो प्रपंच है, झूठ फैलाया, क्योंकि इस पे इतना प्रोपेगेंडा और इतना झूठ और फैक्ट्स से हटके इतना मामला मार्केट में डाला गया है कि उसे समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज ये समझिए कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो बाकी किसी प्रिंसली स्टेट ने स्टेट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ साइन किया, सेम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यहाँ के महाराजा ने भारत के साथ साइन किया, कॉमा और फुल स्टॉप का भी बदलाव नहीं था। लेकिन आपने ये देखा कि जितने भी राज्य भारत संघ में बने, 28, 29 और फिर संख्या बढ़ती गई और अब घटती गई, उसमें से केवल जम्मू कश्मीर ही एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था जिसने ये प्रेस किया 1950 पहुंचते पहुंचते। महाराजा का उस समय कोई रोल नहीं था, महाराजा वाज नोवेयर इन प्लेस। 1947 के बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, तो बॉम्बे में रह के आप जानते हैं कि किस तरीके का जीवन उनका हुआ। और भारत सरकार ने शेख अब्दुल्ला को और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसने अपने आप को रीनेम किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको सत्ता
की कमान सौंपवा के सब कुछ करवाया। और 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ 370-35 के बारे में तो भारत के पार्लियामेंट में डिबेट्स हुई थी। तो जिस आधार पे पाकिस्तान का निर्माण हुआ था उसी आधार पे जम्मू कश्मीर का भी रिश्ता भारत संघ के साथ तय किया गया। टू नेशन थ्योरी की एक्सटेंशन भारत में की गई। एक पाकिस्तान का निर्माण भारत में 1947 में किया गया। एक पाकिस्तान के बीज रोपे गए थे जो जम्मू कश्मीर के रूप में संविधान का संरक्षण प्राप्त करके एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक स्टेट को चलाने का काम कर रहा था। जहां तक 370-35 के खात्मे की बात की, हमने ये कहा कि 370-35 का खात्मा भारत के संविधान की लाज रखने के लिए आवश्यक था, प्रोवाइडेड उस खात्मे को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक। बट डू यू थिंक जस्ट बाय एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर की सारी प्रॉब्लम्स हल हो गई हैं? मैंने कहा कि 370 अभी आगे का विजन, व्हाट इज द वे टू द फ्यूचर नाउ वंस दैट हैज बीन डन विद? नाउ लेट्स हाउ अंडरस्टैंड, लॉन्ग कैन वी जस्ट सिट ओवर दैट? let's first understand that 370 and 35A they have been reintroduced from backdoor. That is the reality. But what And is the way to the future now? way towards the future is to take this abrogation to its logical conclusion, जो डिलिमिटेशन के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती थी जम्मू कश्मीर के संबंध में। देखिए 370-35 योर मैनिफेस्टो आल्सो, मैं वही कह रहा हूँ, हम रीऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। वे फॉरवर्ड इज टू रीऑर्गेनाइज J&K, break Kashmir into 2 UTs and create a separate Jammu state because फॉर 2 रीजंस। आपको कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसलिए तोड़ना है क्योंकि 90 के दशक में हिंदुओं का और सिखों का जो नरसंहार वहां पे हुआ, नरसंहार के जो विक्टिम्स हैं आप उन्हें कहाँ रिसेटल करेंगे? उनकी रिहेबिलिटेशन के बारे में आपने क्या सोचा है? वो जिहादी सोच, वो इंडोक्ट्रिनेटेड सोच, जिस सोच के चलते 90 के दशक में वो नरसंहार हुआ, आप मुझे बताइए कि क्या वो सोच आज बदली है? जब वो सोच बदली नहीं है, जब परिस्थितियां वैसी ही हैं जैसे 90 के दशक में थी, तो आप ये नहीं कह सकते कि नौकरियों के नाम पे हम हिंदुओं को और सिखों को वहां पे उन समाज के बीच में घुलने मिलने के लिए भेज देंगे और परिस्थिति ठीक हो जाएगी। लेट्स नॉट लुक इट एट फ्रॉम अ रिलीजियस लेंस, एंड बिकॉज सिंस हमने एब्रोगेट 370 किया है तो द एजेंडा इज टू इंटीग्रेट द स्टेट ऑफ जम्मू। मेरा मानना है कि नहीं हुआ है, 370-35 से एब्रोगेट नहीं हुआ है। Let me put forward. So if we are looking at it from a religious lens, like I have seen some of your speeches also where you said that the region of Jammu has been discriminated by the political bosses in Kashmir. But having said that, don't we think we need to have a collective approach जहां हम दोनों सूबों को इकट्ठा लेके चले? Don't we think that the first step towards that is truth and justice, speaking the ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस? डोंट वी थिंक कि अगर किसी कम्युनिटी का, हिंदुओं का, सिखों का नरसंहार 90 के दशक में हुआ जो निरंतर अभी चल रहा है टारगेटेड किलिंग के माध्यम से, तो उसमें हम यूएन कन्वेंशन ऑन जेनोसाइड के हिसाब से ट्राइब्यूनल सेटअप करके जो परपेट्रेटर्स हैं उन्हें दंडित करें और उन विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड को रीसेटल और रिहेबिलिटेट करने के लिए एक सेफ और सिक्योर लैंडमार्क वहां पे क्रिएट करें। प्लान इज, इट इज नॉट religious argument, it is a secular argument. You have to rehabilitate and resettle victims of genocide in Kashmir. No, because this is something that we need to understand as a nation. Genocide को अगर किसी देश की सरकार माइग्रेशन करे, it's a declaration of war on the nation. I believe that is definitely a black spot, एक काला धब्बा है हमारी हिस्ट्री में जहाँ पे a country. No, we will do justice in this manner by reorganizing the state. You have to cut down Kashmir into 2 pieces. You have to separate Kashmir because the plan of ISI and Pakistan in Islamizing, देखिए सनातन संस्कृति सभ्यता का इस्लामीकरण जब तक नहीं होगा, गजवाए हिंद पूरा नहीं होगा। That's the military doctrine of Pakistan. Pakistan pan Islamic organization, jihadi organization, it's related. Let's understand this. मैं briefly बड़ा खत्म कर दूंगा। देखिए वो कहते हैं कि गजवा तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप इनकी संस्कृति का, सभ्यता का, सिविलाइजेशन का इस्लामीकरण नहीं करते। सनातन का इस्लामीकरण करने के लिए हिमालय का इस्लामीकरण अनिवार्य है क्योंकि सनातन हिमालय सनातन का क्रैडल है, पालना है, सारी सनातन संस्कृति सिविलाइजेशन हिमालय में बसती है। एंड फॉर टू डू हिमालय का इस्लामीकरण आपको उत्तर भारत का इस्लामीकरण करना इंपॉर्टेंट है। और ब्रिगेडियर मलिक की आप किताब पढ़ ली जो पाकिस्तान के ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं, उसमें वो कहते हैं कि जम्मू संभाग का इस्लामीकरण उत्तर भारत के इस्लामीकरण के लिए क्रिटिकल है। They use the word critical है और यूनिवर्सिटीज में MA PhD कोर्सेज और ट्रेनिंग, तो इसीलिए देखिए समझिए, अब कश्मीर का इस्लामीकरण 90 के दशक में हुआ, जम्मू के इस्लामीकरण का अगला प्लान है और यहाँ पे आप सत्ता उन पॉलिटिकल पार्टीज को दे रहे हैं, NCPDP जो पाकिस्तान की पेरोल्स पे हैं, ISI की पेरोल्स पे हैं, जिन्होंने जिहाद के एजेंडा को एब्सोल्युटली वी हैव बीन टेकिंग एंड वी कैन डिस्कस दिस, जो पाकिस्तान के सेपरेटिस्ट एजेंडा को आगे बढ़ाने का यहाँ पे काम करती हैं, जो सबवर्जन कॉज करने का यहाँ पे काम करती हैं, जो कानून के माध्यम से हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके अपने कम्युनल एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम करती है। एज लॉन्ग एज पावर रिमेन्स विद देम, Islamization of Jammu province is just a matter of time. We have to understand this, and it is critical and important from
national security point of view I agree that Jammu is That separated from that is- Kashmir. What is your plan for, you know, alleviating the condition of the poor? Condition of health के लिए आपका what is your plan for the health sector Absolutely. in देखिए, India? post- I want to talk on that I'm also. coming on that because that that's is- a different topic, and we can't say that just because we have a very, very strong opinion on some ideological issue, that doesn't mean that we do not have any vision No. on other issues. So What- I'm what I coming mean- what I on. mean So to the say- post-liberalization, I'm answering your question. The post-liberalization, 1990s में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, एलपीजी एज वी कॉल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और उसके बाद भारत देश ने लगातार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की झड़ी लगा दी। अब रिफॉर्म मानते हैं तो वो भी रिफॉर्म्स की श्रेणी में ही, हालांकि उससे बहुत नुकसान हुआ है, वो एक डिफरेंट विषय है, डिमोनेटाइजेशन को रिफॉर्म, तो लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 92 के बाद हमने कभी रोके नहीं। साथ ही साथ हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी शुरू किए थे, वेयर वी स्टार्टेड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द गवर्नेंस। डिसेंट्रलाइजेशन जो 73rd और 74th अमेंडमेंट हमने अपने संविधान में की और डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल्स तक ले जाने का प्रयास किया, तो वो हमने किया। लेकिन अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को लेके हम वहीं पे रुक गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चलते रहे। इसीलिए मैंने शुरू में भी कहा कि पॉवर्टी एलिविएशन कैन बी डन ओनली वंस यू हैव एन अकाउंटेबल सिस्टम थ्रू विच यू कैन डिलीवर पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। और जो केक ये जो बनता है, इसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। वेल्थ क्रिएशन में तो भारत कोई समस्या ही नहीं है, इट्स थर्ड और द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हैज दिस, बिकॉज द जंबल एंड डिफरेंट रिपोर्ट्स रहती है, बट वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। बट देखिए आप पर कैपिटा, देखिए पर कैपिटा इनकम क्या है, नहीं देखिए मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए पर कैपिटा इनकम क्या है, धन जो है बहुत कम लोगों के हाथ में है, अनएम्प्लॉयमेंट राइजिंग हाई है, हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसे लोगों को प्रोड्यूस कर रहा है जो अनएम्प्लॉयबल हैं। आपके एजुकेशन के सिस्टम्स उस तरीके के पुराने हैं। सो मैं वही कह रहा हूँ कि सिस्टेमिक एंड सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स इन ऑल सेगमेंट, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट ने भी आपकी जो आपने बात की उसको 45.7% जो ग्रेजुएट्स हैं वही एम्प्लॉयबल हैं। मुझे लगता है उससे भी कम है, वो भी जो वैल्यू एडेड कोर्सेज करते हैं वो एम्प्लॉयबल होते हैं। अदरवाइज अगर आप इंजीनियरिंग कोर्सेज, जो वेल्थ है 1% लोगों के पास देश की 40.5%, मैं वही कह रहा था कि पर कैपिटा, तो वो हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। एक तो उसे इंप्रूव करने की जरूरत है। तो जम्मू कश्मीर में देखिए, जम्मू कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट का दर है अभी 18.30%, 15 से जो 29 साल की एज ग्रुप में है। ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज हुआ था एनएसओ के द्वारा। अब व्हाट इज योर प्लान? बिकॉज हम अभी एसआई का स्कैम हो गया था, गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कम है, और भी स्कैम्स यहाँ चलते रहते हैं, और एक ट्रस्ट डेफिसिट है जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में कि जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, प्राइवेट सेक्टर की कमी है। तो जो यूथ डिसइल्यूजन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि सिंस आई हैव वर्कड इन द आईबी, सो आई हैव सम आइडिया ऑफ दिस थिंग्स एंड हाउ ड्रग पेडलिंग एंड नार्को टेररिज्म इज गोइंग ऑन। सो हाउ डू यू सी कि हम यूथ को, बिकॉज ड्रग में बच्चा तब जाएगा जब उसको फ्रस्ट्रेटेड होएगा, उसको काउंसलिंग की कमी है, तो हम अपने यूथ के लिए, जम्मू के यूथ के लिए पर्टिकुलरली, हम कैसे एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज जनरेट कर सकते हैं ताकि वो नशे में ना जाएं। एक प्रोडक्टिव, जैसे हम भारत की बात करें देश की, तो हमारा 65% जो है यूथ है, वो वी हैव अ ह्यूज डेमोग्राफिक बल्ज एट दिस मोमेंट, बट इफ वी डोंट यूज दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड इन द राइट डायरेक्शन, we are surely going to get that demographic dividend turned into a demographic disaster. So what is your plan for the youth of Jammu and Kashmir to generate employment? एब्सोल्युटली, देखिए जम्मू कश्मीर अगर आप टूरिज्म के संबंध में देखें तो इट्स अ प्लेस वेयर टूरिज्म इंडस्ट्री कैन बी डेवलप टू एन एक्सटेंट, जहाँ पे आप इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बना सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के संबंध में तो एक विशेष परिस्थिति है, यहाँ पे हमारे बच्चों के, खासकर जम्मू सूबे के, जम्मू प्रोविंस के बच्चों के नंबर कम करके इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिक्रूटमेंट माफिया चलाने का काम करते हैं। वी हैव कॉट मेंबर्स जिन्होंने फोर्ज किए हैं सिग्नेचर्स टू इंश्योर कि जो माफिया लोअर स्तर पे पब्लिक सर्विस कमीशन में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, वो ये करता रहे। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की मैं बात कर रहा हूं, जिनके खिलाफ हमने केस भी फाइल किया था, और मेंबर्स ने, पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स, जो वन ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम जम्मू, ही केम आउट विद ऑल दिस एविडेंस एंड आई टूक इट टू द क्राइम ब्रांच, बट नथिंग हैपेंड, बट विल डू इट व्हेन थिंग्स कम। और दूसरी चीज आप ये देखिए, आंकड़े देख लीजिए, 80% 90% जो जॉब्स हैं वो कश्मीर को दी जाती हैं। पिछले 70 साल के अगर आंकड़े आप उठा के देख लीजिए तो गवर्नमेंट जॉब्स को एक नीति के चलते कश्मीर में दिया जाता है, बच्चों के नंबर कम करके दिया जाता है, स्कैम्स हर चीज पे करवा के दिया ये जाता है। आर्गुमेंट लाने के बजाय अगर हम देखिए, देश में वी हैव 140 करोड़ पीपल पूरे हमारे देश में, और लेस देन 2% गवर्नमेंट 2 करोड़ गवर्नमेंट जॉब्स हैं। वो तो मैं समझता हूँ। देखिए अब मैं आ जाता हूँ उस पे प्राइवेट जॉब्स पे कि प्राइवेट जॉब्स कैसे क्रिएट की जाए। तो देखिए जब भारत की राज्य सत्ता की नीति ये है कि सत्ता का केंद्र जम्मू कश्मीर के संबंध में कश्मीर को ही बना के रखना है, और उसके लिए द स्टेट ऑफ इंडिया इन कोल्यूजन विद द कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट, टूरिज्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो
टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इंटरनेशनल रिप्यूट और स्टैंडर्ड के कितने हो सकते हैं। लेकिन मुझे बताइए आज केंद्र सरकार की पॉलिसी क्या है। जब वो टूरिज्म की बात करती है तो जम्मू कश्मीर के संबंध में कश्मीर की बात करती है कि जम्मू की बात करती है। देखिए एक भेदभाव जो है ये हवाई बात नहीं है, और ये भेदभाव नहीं है, ये एक गुलामी है, ये एक स्लेवरी है। अगर आप जम्मू के प्राइवेट पोटेंशियल को डेवलप ही नहीं होने देंगे, उसे आप नरिश ही नहीं करेंगे, तो किस तरीके से प्राइवेट 96% नौकरियां तो प्राइवेट सेक्टर जनरेट करेगा। और जम्मू कश्मीर के संबंध में सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर तो टूरिज्म इंडस्ट्री हो सकती है। तो टूरिज्म के नाम पे जम्मू संभाग में क्या है। आपके प्रधानमंत्री भी ट्वीट करके कहते हैं कश्मीर जाइए, आपके केंद्रीय मंत्री भी ट्वीट करके कहते हैं कश्मीर जाइए। आज वहां पे 50 हज़ार रुपए का एक कमरा मिल रहा है किराए पे, छोटे से एवरेज होटल में, 3 स्टार 4 तो कहीं ना कहीं जम्मू की जो लीडरशिप है वो भी अपने एजेंडे को सामने रख पाने में थोड़ी नाकाम है। जम्मू की कोई लीडरशिप रही नहीं। उसका कारण है, मैं वही बता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के संबंध में नेहरूवियन पॉलिसी पैराडाइम यही रही कि जम्मू कश्मीर में सत्ता की कमान लोकतंत्र का चेहरा, डेमोक्रेसी का चेहरा कश्मीरी मुसलमान रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि 1947 की बैकग्राउंड में जिस समय एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट के पास ऑप्शन था पाकिस्तान के पास जाने का, उसने हिंदुस्तान का दामन थामने के बाद इस मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट में लोकतंत्र का चेहरा मुसलमान होगा, यानी डेमोक्रेसी को, इंडियन सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को मुसलमान सक्सेसफुल बनाएगा। तो भारत की राजसत्ता को लगा कि हम इसे बेच सकते हैं दुनिया के सामने एज सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म। इस विकृत सोच में जम्मू को कॉलोनाइज करके रख दिया गया, हॉस्टेज करके रख दिया गया, कश्मीर का गुलाम बना के रख दिया गया, और उसी के कारण हम ये समस्याएं यहां पे झेल रहे हैं। देखिए जम्मू में लोगों को रोजगार देने की बात आप कहां से करते हैं जब जम्मू में आप लोगों की सुनवाई नहीं है। और भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी राष्ट्रीय दल हो, इसी नीति को चलाने का उन्होंने काम किया। हमें उम्मीद थी 2014 में बदलेगी, और जब तक नीति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तब तक आपकी पॉवर्टी एलिविएशन भी नहीं हो सकती, अनएम्प्लॉयमेंट का समाधान भी नहीं हो सकता। टूरिज्म के साथ साथ जैसे और कौन से ऐसे, जब निर्णय लेने की क्षमता हमारे पास नहीं है, मुझे बताइए 2011 का सेंसस फ्रॉड और फज्ड है, ये हमने एस्टैब्लिश किया, एक्सेप्टेड पोजीशन है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की। आप नेशनल चैनल्स पे मेरी डिबेट्स देखिए, आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखिए, मुझसे आप एविडेंस ले लीजिए। वी एस्टैब्लिश्ड इट बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट कि जितने भी सेंसस जम्मू कश्मीर के संबंध में हुए दे वर ऑल फ्रॉड एंड फज। क्योंकि दिल्ली का इंटरेस्ट था कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का चेहरा कश्मीरी मुसलमान रहे, इसलिए अधिक सीट्स उन्हें देने का प्लान था। जिसके चलते, देखिए मैं पूरा कर लूं, जिसके चलते दिल्ली ने कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सेंसस फज किए। 10 लाख पॉपुलेशन हिंदू और सिखों की मिला के जम्मू खित्ते की कम कर दी। अगर 50 लाख है तो 40 लाख दिखाया। और ये मानने के बावजूद भाजपा ने डिलिमिटेशन कमीशन को प्रेशर हमने इतना बना दिया, लिखित में दिया कि हम भी मानते हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी 2011 का सेंसस फ्रॉड एंड फज्ड है, और उसी सेंसस को आधार बना के कश्मीर को 47 सीट्स दे दी, जम्मू को 43 पे सीमित कर दिया। 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन, परिसीमन, हदबंदी अगर जम्मू कश्मीर में करवाई गई होती तो जम्मू खित्ते को 50 सीट्स मिलती। 10 लाख पॉपुलेशन इंक्रीज प्लस जो एरिया 2.5 गुना कश्मीर से बड़ा है, उसको आधार बना के वी आर फुल कैलकुलेशंस थी, और इस पे सब लोग मानते हैं 50 सीटें मिलती, कश्मीर को 40 मिलती, सेंटर ऑफ पावर शिफ्ट होता। मुझे बताइए जब परिस्थिति ऐसी है कि आपके साथ सबवर्जन के माध्यम से आपकी डेमोक्रेसी को अंदर से सपोर्ट किया जा रहा है, तो आपका क्या भविष्य है। और इसीलिए ये भाजपा ने किया। तो भाजपा का एमपी, भाजपा का एमएलए भाजपा की बात करता है। आपने जम्मू की लीडरशिप की बात की ना, जम्मू की लीडरशिप इसलिए नहीं है क्योंकि जम्मू के लोग जिस व्यक्ति को अपना नुमाइंदा बना के भाजपा की टिकट पे भाजपा का एमपी एमएलए बनाते हैं, कांग्रेस की टिकट पे जैसे वो अपना एमपी एमएलए बनाते हैं, वो कांग्रेस और भाजपा की बात करता है, वो लोगों की बात नहीं करता। और दोनों पार्टीज जो है वो कश्मीर की बात करती है, इसलिए जम्मू की लीडरशिप नहीं है। लोगों में हम जागरूकता क्यों नहीं पैदा कर पा रहे हैं? हम कर रहे हैं। देखिए हमने इसी विषय को लेकर कहा कि भाई देयर इज अ स्ट्रैंगल होल्ड, इस स्ट्रैंगल होल्ड को तोड़ने की जरूरत है। एक ठेका, एक कॉन्ट्रैक्ट है दिल्ली और कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के बीच में। इसी चीज के लिए, परिवर्तन के लिए एकजुट जम्मू का जन्म हुआ। जम्मू और कश्मीर दोनों में अप्लाई होता है, जम्मू और कश्मीर दोनों की लीडरशिप। बिकॉज जम्मू के जो हमारे लीडर्स हैं, आप कह रहे हैं बेशक वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, बीजेपी की अगर बात करें तो 370 को वो नॉर्थ ईस्ट में बेचता है, महाराष्ट्र में बेचता है, बिहार में बेचता है, जबकि वहां पे उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। डोंट यू थिंक इट इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल गिमिक? देखिए वो तो पॉलिटिकल मार्केटिंग है, लेकिन मैं आपने उस समय बात पूरी नहीं हो पाई। 370 35 को बैकडोर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया है। मोटा मोटा समझिए 370 और 35 से पहले क्या होता था कि कोई भारत का नागरिक जम्मू कश्मीर में ना नौकरी पा सकता था ना जमीन पा सकता था। 370 35 खत्म करने के बाद कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर आया। मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिसी के चलते भारत की सरकार ने 2 निर्णय लिए कि जम्मू कश्मीर में अगर जमीन खरीदनी है किसी व्यक्ति को, तहसीलदार साहब से एक एग्रीकल्चरिस्ट होने का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। एग्रीकल्चरिस्ट होने का सर्टिफिकेट उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसकी फैमिली या स्वयं वो खुद जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी जमीन होल्ड करता है। तो मुझे बताइए अगर भारत के किसी नागरिक ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदनी है, क्या उसे एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट इशू हो पाएगा? 370 से पहले तो आप जमीन खरीद नहीं सकते थे, और 370 खत्म होने के बाद अब आपको एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और वो सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा जब आप या आपकी फैमिली ऑलरेडी होल्ड करती है जमीन। 15 साल
यहाँ पे रहने के बाद जिस व्यक्ति को डोमिसाइल मिलेगा वो यहाँ पे सरकारी एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। अरे 11 साल आप किसी बेगाने मुल्क में रहेंगे तो नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के जरिए आपको नागरिकता मिल जाएगी, आपको सब कुछ मिलेगा। तो मुझे बताइए, क्या भारत का नागरिक जम्मू कश्मीर में आज कर सकता है, पा सकता है? तो 370-35 से बैकडोर से रीइंट्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? और कश्मीरी मुस्लिम ब्लैकमेल के चलते हुआ। और मुझे बताइए, अगर यहाँ के लोग जम्मू कश्मीर के संबंध में आप यहाँ की नौकरियां और जमीन प्रॉपर्टी संरक्षित करते हैं यहाँ के लोगों के लिए, तो क्या कब्जा, जमीनों पे भी कब्जा, जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं आपकी फॉरेस्ट लैंड्स पे, आपके रिवर बेड्स पे, आपके स्टेट लैंड्स पे, किन लोगों का कब्जा है, कौन यहाँ पे जमीनें खरीद रहे हैं, वो सब चीजें आपके सामने हैं। तो जब हम प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं, हम एक्सक्लूसिवली कश्मीर की प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं, करप्शन पे लेके जाएं, करप्शन पे नहीं। देखिए, वैचारिक जी ने 2 खुलासे किए थे कि हेल्थ स्कीम में उनको 150 करोड़ के 2 ऑफर आए थे, ये उन्होंने ओपनली बताया। तो आप जैसे बड़े सक्रिय हैं इस फील्ड में, तो What do you have to say about this? Is this level of corruption happening in the state? ये लेवल ही नहीं है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स को अगर आप देखिए तो करप्शन को तो इंस्टीट्यूशनलाइज किया है भाजपा ने, और करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज टू एन एक्सटेंट जहां पे आपकी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। आपकी एफसीआरए में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत, फॉरेन कंट्रीब्यूशंस आर बैंड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल पार्टी के लिए बैन नहीं होगी तो पाकिस्तान किसी पार्टी को अपनी पार्टी बना लेगा पैसा देके, क्योंकि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास तो पैसे की कमी नहीं है। अमेरिका किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना पिट्ठू बना लेगा, खड़ा करके चलाएगा। फॉरेन फंडिंग बैन थी, लेकिन इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स में देखिए कानून में संशोधन ऐसे कर दिए उस स्कीम के माध्यम से कि एफसीआरए बैन करता है फॉरेन फंडिंग, लेकिन कोई फॉरेन कंपनी है उसकी अगर एक सब्सिडरी यहाँ पे है तो वो फंडिंग कर सकती है, और उस फंडिंग की जानकारी भी नहीं दी जाएगी। तो पैसा बाहर से ही आएगा, एक टक शॉप यहाँ पे खोल के फंडिंग हो जाएगी। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, फाइंड अ वे अराउंड द रूल्स। और दूसरा, भाजपा की आप बात करते हैं, बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी से कितने 100 करोड़ भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिया। गौ हत्या को फैसिलिटेट करने का काम भाजपा ने किया। और आपने देखा लिस्ट ऑफ कंपनीज, आज रेड हुई, कल उन्होंने 500 करोड़ दिया, तीसरे दिन रेड बंद हो गई। अनदर लिस्ट, ये क्या आज सुनिए, अनदर लिस्ट, आज रेड हुई, रेड होने के बाद केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हुई, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए करोड़ों रुपए दिए गए, रेड बंद हो गई और उसके बाद ठेका मिल गया। एक छोटी सी कंपनी रियल एस्टेट को 24,400 करोड़ रुपए का ठेका मिला पैसे देने के बाद। Isn't this perversion of democracy? नहीं, इंडिया, it is destruction of the Supreme Court institution. ने observe किया है कि it is the biggest electoral fraud. So let us, you worship that we come in power, will hold them accountable. We will hope that people with good hold them intentions accountable, because we have not got anything from electoral bonds. Congress has got so much of money, TMC has got so much of money, तो BJP has it is a biggest disservice that a party, a government could have done to the country. इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, क्योंकि दिस इज लाइक institutionalization of corruption at a scale which finds no parallel in the world and which is unprecedented. अरे 25,000 करोड़ का घोटाला क्या, ये तो आप देश बेचने की स्कीम लेके आए थे, जहां पे आप फॉरेन फंडिंग और कंपनीज के ऊपर वो पर्दा डालना, किसने कितना दिया, अपने शेयर होल्डर्स तक को ना बताना, इस तरीके के संशोधन कर देना कानून में। India Alliance and the opposition successful in projecting, and in particular I would include your party also. I say how are you trying to project, like you said, electoral bonds the biggest fraud as unconstitutional भी डिक्लेयर कर दिया गया है। अब जम्मू की बात करते हैं हम। अब जम्मू में इस आइडिया को कैसे लोगों तक लेके जाएंगे? देखिए, लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, पर मुझे लगता है कि जिस तरीके की मार्केटिंग और नैरेटिव स्ट्रेटेजी भाजपा अपनाती है, उसे तोड़ने के लिए यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग द ट्रूथ। जिस तरीके से मैंने कहा कि मुस्लिम अपीजमेंट को लेके भाजपा कांग्रेस के बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। भाजपा ने अगर दिखावे के लिए मुस्लिम अपीजमेंट की तो कांग्रेस ने अगर दिखावे के लिए की तो भाजपा ने क्रियान्वित करके की। तो मुझे लगता है कि कुछ इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात करने के बाद ही आप लोगों को समझा पाएंगे कि करप्शन भी एक विषय है। आज लोग सुनना नहीं चाहते हैं कि करप्शन कोई इतना बड़ा विषय है, क्योंकि परिस्थिति इस तरीके की बन गई है। हमारी जो 2009 की 19 की इलेक्शन हुई थी, $7.2 बिलियन का खर्चा हुआ। इस बार वो पूरा डबल हो गया, $14.4 बिलियन। वो खर्चा है, वो खर्चा है जो व्हाइट का खर्चा है, जो कैश का खर्चा है वो तो सामने ही नहीं आया, जो ब्लैक मनी है वो तो सामने ही। की बात करते हैं हम एक्सक्लूसिवली कश्मीर की प्रोटेक्शनिज्म की बात। अब जम्मू की बात करते हैं हम। अब जम्मू में इस आइडिया को कैसे लोगों तक लेके जाएंगे? देखिए, लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, पर मुझे लगता है कि जिस तरीके की मार्केटिंग और नैरेटिव स्ट्रेटेजी भाजपा अपनाती है, उसे तोड़ने के लिए यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग द ट्रूथ। जिस तरीके से मैंने कहा कि मुस्लिम अपीजमेंट को लेके भाजपा कांग्रेस के बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। भाजपा ने अगर दिखावे के लिए मुस्लिम अपीजमेंट की तो कांग्रेस ने अगर दिखावे के लिए की तो भाजपा ने क्रियान्वित करके की। तो मुझे लगता है कि कुछ इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात करने के बाद ही
आप लोगों को समझा पाएंगे कि करप्शन भी एक विषय है। आज लोग सुनना नहीं चाहते हैं कि करप्शन कोई इतना बड़ा विषय है, क्योंकि परिस्थिति इस तरीके की बन गई है। हमारी जो 2009 की इलेक्शन 19 की इलेक्शन हुई थी, $7.2 बिलियन का खर्चा हुआ है। इस बार वो पूरा डबल हो गया, $14.4 बिलियन। वो खर्चा है, वो खर्चा है जो व्हाइट का खर्चा है, जो कैश का खर्चा है वो तो सामने ही नहीं, जो ब्लैक मनी है वो तो सामने ही नहीं। तो एक ये डिबेट हमेशा उठती रही है, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स उठाते रहे हैं, कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। सो हाउ डू यू थिंक, अभी प्रधानमंत्री जी ने कल एक इंटरव्यू दिया है ANI को, उन्होंने उसमें ये बोला है, ये एक हमारा तरीका है कि व्हाइट मनी लाने का इलेक्टोरल प्रोसेस में, और अपोजिशन ने उस चीज को काउंटर किया है। तो आप क्या मानते हैं कि हम बिकॉज देखिए, भारत वो ऐसा देश है जहां सबसे पहले पूरे पॉपुलेशन को यूनिवर्सल हेल्थ फ्रेंचाइज दिया गया, वुमेन को सबसे पहले। इवन डेवलप कंट्रीज जैसे UK, उन्होंने भी नहीं दिया। तो हमने अपने उस सिटीजनरी को डिसएनफ्रेंचाइज ना करें, उनका जो वोटिंग राइट है वो प्रोटेक्टेड हो, तो उसके लिए हाउ कैन वी ब्रिंग दिस ट्रांसपेरेंसी, सही अपने लीडर चुन पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इसमें what is the narrative and what is the need of the hour? Because it has been pitted that the current elections, 96.9 crore people are going to participate. It is the biggest festival of democracy, and we want that this happens free and fair. So what do you see that what is the way forward? इसमें तो 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस एंड इलेक्टोरल प्रोसेस एक नोवेल आइडिया है, बट आई थिंक कि पूरी एक प्रॉपर स्कीम अगर सामने हो तो उस पर डिटेल में चर्चा की जा सकती है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस किस तरीके से होगी। बट यस, अगर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होगी तो हम जैसी छोटी मोटी पार्टीज भी जो है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड लेके काम कर सकेंगी। आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम के माध्यम से भाजपा ने अपने कितने खजाने भर लिए। कोई भी पार्टी जो सरकार में आती है वो अरबोंपति हो जाती है। और हाउ डू यू स्ट्रगल? वी हैव एन आइडिया, हमारे पास एक आइडिया है जो देश को मजबूत बना सकता है, लेकिन हमारे पास वो मीन्स नहीं है जिसके जरिए हम उस आइडिया को पूरे देश में समयबद्ध तरीके में फैला सके और ताकि हम सत्ता में आए। तो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस एक अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन ऑन दैट फॉर्मली, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि भाई स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस को लेकर एक प्रॉपर एक फुल फ्लेज्ड स्कीम अगर हमारे सामने हो तो उस पर चर्चा हो सकती है। कई सारे संशोधन भी हो सकते हैं, इसमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं जिनकी भरपाई हो सकती है, बट इट इज समथिंग, और अच्छे तरीके से अच्छे लोग सामने आए उसके लिए बहुत अनिवार्य है। तो हमने हमेशा ये चीज़ सुनी है कि पॉलिटिक्स एक दलदल है, इसमें ना घुसो, अच्छे लोगों के लिए चीज़ नहीं बनी है। तो आप क्या मानते हैं कि ये नैरेटिव, अच्छे लोग कहते हैं ना, the cost that you pay by not participating in election is to be ruled by men inferior to you. So ये राजनीति, नीति फॉर राज, पॉलिसी मेकिंग फॉर गवर्नेंस, और पॉलिसी मेकिंग इतना कॉम्प्लेक्स चीज, मसल पावर अगर आपके पास है तो ही आप राजनीति में आ सकते हैं। और मसल मैन जो थे वही विधायक भी बनेंगे, वही सांसद भी बनेंगे। इलेक्शंस को साफ करने वाली बात पीछे रह गई थी, जिसमें ईवीएम्स के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ईवीएम्स को लेके सुनवाई कर रही हुई चीज है। किस तरीके से क्या व्यवस्था है वी डू नॉट नो, बट द प्रोसेस शुड अपीयर टू बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल। वी आर नॉट टेकिंग एनी पोजीशन कि क्या है, मैनिपुलेट है या मैनिपुलेट नहीं है। ईवीएम्स रिप्लेस भी तो हो सकती है, कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। मैं एक आर्टिकल, हिंदू में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें दे टॉक्ड अबाउट अ डिफेक्टिव ईवीएम का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें उन्होंने बताया कि जो वीवीपैट के साथ इसकी जो ट्रेलिंग की जाती है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल फॉर द ऑडियंस, तो उसमें पर्टिकुलर एक एरिया है, उसमें दे वेरीफाई 5 ईवीएम्स, और उसमें, और अगर वीवीपैट में अगर वो मिसमैच सिर्फ एक ईवीएम में भी होता है तो उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, पूरे बूथ में या कॉन्स्टिट्यूएंसी में सभी वीवीपैट्स को इन मैनुअली काउंट किया जाएगा। देखिए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसमें वी कैन अकाउंट फॉर 1 to 2% एरर, बट दिस इज अ ग्रेटेस्ट सैंक्टिटी ऑफ आवर इलेक्टोरल प्रोसेस। इसको मेंटेन करने के लिए आई थिंक उन्होंने ये सजेशन दिया था और मुझे अच्छा लगा। आई थॉट आई विल ब्रिंग इट टू यू एज वेल, कि अगर 1% भी किसी भी ईवीएम में एरर आता है तो उसमें वीवीपैट को काउंट किया जाए। What do you think? एब्सोल्युटली, एक तो एरर की बात होगी, और अदरवाइज भी सुप्रीम कोर्ट ने 2018-19 के इलेक्शंस के समय ये कहा था कि एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में 5 ईवी जो मशीन्स हैं उनकी रिकंसिलिएशन की जाएगी विद वीवीपैट्स। लेकिन वो रैंडम आप करेंगे, तो इसीलिए मेरे ख्याल में जो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, जिसपे आज भी सुनवाई थी, और प्रॉब्ली इट हैज बीन एडजर्न्ड टू आई थिंक 19th is the date fixed in the Supreme Court, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वोटर वोट डालेगा, पेपर ट्रेल निकलेगी और लिस्ट वो निकलेगी, स्लिप निकलेगी, जिस पे पता चलेगा कि हाँ मैंने इसको वोट डाला। फिर वो खुद दूसरा उसको बॉक्स में डालेगा, और वहां से भी गिनती होगी और यहाँ से भी गिनती होगी। तो भी एक मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में जरूर होना चाहिए, ताकि सिस्टम के जो फ्लॉज हैं अगर कुछ हैं तो वो भी पता चलें, और ये
सैंक्टिटी, जैसे आपने कहा, इलेक्टोरल प्रोसेस की, डेमोक्रेसी की, नेशन की, जिस ट्रस्ट पे देश खड़ा है, मुझे लगता है कि स्लाइटेस्ट ऑफ डाउट भी लोगों के मन में आए ऐसी परिस्थिति नहीं बनने देनी चाहिए। और इट इज़ इन नेशनल इंटरेस्ट नाउ कि सुप्रीम कोर्ट को इस याचिका पे यही रूलिंग देनी चाहिए, इन माय ओपिनियन, कि इस बार के इलेक्शंस में आप ईवीएम से भी काउंट करवा लीजिए और व्यक्ति खुद अपनी निकालेगा पर्ची और खुद डालेगा और उस डब्बे में से भी काउंट करवा लीजिए, क्या और ये सब हो। क्या ये पॉसिबल होगा? मतलब एक हफ्ता देखिए, ईवीएम से रिजल्ट सामने आ जाएगा, क्योंकि 2.5 महीने तक हमारा ये पूरा प्रोसेस चलना है। डजंट मैटर, उसमें क्या, एक हफ्ते में सारी 10 दिन में काउंटिंग हो जाएगी, पिछली जैसे बार आपने- की तरह हो जाएगा ना। Hopefully- और प्लस वेरिफिकेशंस हो जाएंगी कि भाई ईवीएम आपकी ये कहती है और पेपर ट्रेल आपकी ये कहती है, आपको अपने सिस्टम्स का भी पता चल That is जाएगा। one देखिए, way मैं ये to नहीं कह repose- रहा हूँ that is कि one way to repose trust. जिस दिन देश की ट्रस्ट खत्म हो जाएगी तो फिर ना संविधान बचेगा ना। अभी मेंशन किया है कि इंडिया इज टर्निंग आउट टू बी अ सॉफ्ट ऑटोक्रेसी। आर वी गोइंग टुवर्ड्स दैट? मुझे लगता है कि ऑपोजिशन के जो विषय हैं वो प्राइम मिनिस्टर को, सरकार को ये बताने में ज़्यादा वो रहते हैं कि इट्स एन अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, it's a dictatorial regime, but we have witnessed that this is one of the weakest regimes that we have found in the country, and the weakest, I will not, mind in saying that the weakest authority in power which we have seen. देखिए, The current dispensation? absolutely the current dispensation, the kind of, you see the terrorist attacks which have been happening in the country, you see the institutions of radicalization and indoctrination, you see they abrogate 370, they reintroduce it from backdoor. And also, what is your opinion on the use of agencies? For example, the many opposition, I will quote unquote, it's not my statement, it's many opposition parties have quoted this, that BJP or the current government is using agencies to alarm, to kind of thwart and kind of pressurize the opposition leaders into either joining it or putting them behind the bars. So what do you think? What is this? Why is this happening? Why is this Absolutely, happening? that's correct. And only a weakest government will do this. Only a bully will try to do this. And this also establishes that we have the weakest government in place, the current dispensation, one of the weakest governments. You are destroying institutions. ED and CBI are the institutions for fixing accountability of public servants. तो लोग इस चीज को देखने में फेल क्यों हो रहे हैं? नहीं देख रहे हैं, अभी वोट नहीं पड़े हैं, अभी अच्छा, देश के पंजाब आइडिया में में विश्वास नहीं पीर रखते। पंजाब में अभी हमने देखा है कि मिलिटेंसी का रिवाइवल हो गया है। कुछ इंसिडेंट्स हमने देखे हैं कश्मीर में भी। पिछले कुछ महीने हमने एक आर्मी के कर्नल, फिर एक मेजर थे, एक हमारे डीएसपी थे हुमायूं भाई, तो हमने उनकी जान खोई है। तो आपको क्या लगता है कि इस मसले में हमें किस तरह से मिलिटेंसी, बिकॉज वो जो चिनाब वैली की तरफ, ये इस तरफ घूमने की कोशिश कर रहे देखिए, हैं? दो चीजें हैं, एक ये मिलिटेंसी नहीं है, ये इस्लामिक जिहाद है और ये टेररिज्म है। दैट्स अ वेरी स्ट्रांग It's terrorism. That's the correct statement. Unless and until we call the problem by its real name. हमें समस्या का समाधान नहीं मिल सकता। कैंसर को कैंसर कहेंगे, केमोथेरेपी करेंगे तो समाधान मिलेगा। कैंसर को bracketing the well-meaning people of that community also in that segment? Shouldn't we be, targeting only certain segments, certain maybe 0.12% of the people नहीं who तो are इसमें हम involved? अलगाववादी जो संगठन है, आतंकी संगठन जो है, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो जिहाद के एजेंडा को चला रही हैं, और समाज का वो तबका जो रेडिकलाइज्ड है, जो इंडोक्ट्रिनेटेड है, जो टू नेशन थ्योरी में विश्वास रखता है, उसे शामिल कर रहे हैं। हम उन लोगों को इसमें शामिल कर रहे हैं जिन्होंने ये बताया था कि कश्मीरी हिंदू का घर वो है और वो छत पे छिपा है, जाके उसे गोली मार दो। हम उस मिलिटराइज्ड सोसाइटी की बात कर रहे हैं, पैरामिलिट्री सोसाइटी जो जिहाद के एजेंडा को बढ़ा रही है। और जिहाद को एज ए वॉर फॉर्म अगर आप समझेंगे और 10 स्टेजेस में अगर डिवाइड रेडक्लिफ करेंगे, के दूसरी साइड पे हमने जो देखिए, जिहाद को अगर आप एक वॉर फॉर्म की तरह समझेंगे तो यू विल फाइंड दैट जिहाद इज अ टोटल वॉर। अभी तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर को टोटल वॉर की श्रेणी में डाला गया है, बट जिहाद इज आल्सो टोटल वॉर। और अगेंस्ट whom? अगेंस्ट द इन्फिडल्स, दोज हु डू नॉट बिलीव इन द आइडिया ऑफ jihad, Who is waging that? the jihadists, Who are those? the people who believe in jihad, That's my question still remains. and the people who Who are those? the people who perpetrated Hindu genocide in J&K in 1990, the people who are targeting people and killing people in J&K. We have been witnessing, the series of killings in J&K in the name of religion. They are the people. Society is also involved. Isn't that a very Society is small fraction of the society? that is not a small fraction. That is a I mean, that is we a very have to large veri- fraction. we have to verify the देखिए, facts. indoctrination और Not radicalization all का of जो them शिकार are, हुए हैं। all of them were involved in the exodus of Kashmiri Pandits. Absolutely. Maybe they were mute spectators. No, They no. weren't. They were under the threat of their life as No. well.
we cannot bracket No, the no, entire. then you can come up with those exceptions. I understand your concern कि भाई जो शामिल नहीं है उस पे आरोप नहीं लगना अपने चाहिए. एक और बात- But as a society, when you are radicalized as a society, जब टेररिज्म को, अलगाववाद को सोसाइटल सैंक्शन मिले, 90 के दशक में हुआ क्या? उससे पहले भी तो हिंदुओं को और सिखों को मारा जाता था. 90 के दशक में आतंकियों को, पाकिस्तान आईएसआई को वहां पे सोसाइटल सैंक्शन मिली. सोसाइटी जो मिलिटराइज हो चुकी थी, सोसाइटी जो रेडिकलाइज हो चुकी थी, सोसाइटी जो इंडोक्ट्रिनेट हो चुकी थी, उसकी सैंक्शन मिली. इसलिए पूरे समाज को वहां से उखाड़ के फेंक दिया गया. सो आई थिंक द सोसाइटी हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो सोसाइटी से ही तो लोग थे ना जिन्होंने हिंदुओं के मंदिरों के प्लिंथ निकाल के वहां पे डिस्ट्रक्शन कॉज की. हेट्रेड का लेवल क्या I था? think what I agree to what you're हेट्रेड का saying. लेवल क्या था I would- कि केवल मंदिर नहीं तोड़ेंगे, उसका प्लिंथ भी निकाल के बाहर फेंकेंगे. I would rather say that rather than we should call a thing for it what it is, but at the same time we should not connect it to a religion per se. For example, as you That talk, is for your example, point of for view. example, If religion is the guiding force, you cannot blame For me example, we for talked saying about- that we are bringing religion in between. If religion is the guiding force, जो जिहादिस्ट organizations हैं, अगर वो कहते हैं कि religion is the guiding force, so you should I mean, वो क्या करते That's हैं? It's your- about interpretation. that's your But opinion. that is what I say, that let's agree to disagree in that Yeah, sense, okay. that if religion is the guiding force, we can't do anything. We are not saying कि भाई ये can we ये- expect a time in India when religion is one aspect? Jean-Paul Sartre, he has been a French existentialist philosopher. He mentioned this term of bad faith. When Jews were being exterminated in Nazi Germany, he used this term of bad faith in term of communal otherization of the Jews, anti-Semite and Jew. So, and in our community also, Ambedkar ji also mentioned about this idea of annihilation of caste. That caste has to go root and branch. We have to pull up this. It is not going to matter if we paint a old structure. We have to pull it down to its depth. So in that context, are we going to see a time in Jammu Kashmir or in India in the times to come when we will rise above our caste identities, our religious identities, our regional identities, and we vote a person on what he is, his pedigree, what is the pedigree that he brings to the table, his potential, what he brings to the table, rather than whether he's a Sikh, he's a Hindu, he's a Muslim, he's a Christian, or he's a Jat, he's a Dalit, whatever that identity may be. Don't we need to rise above identity politics and we build a society in the times to come? Question is, who is stopping the people to do that? That is what I'm It is asking. only the exclusivist religions which believe that other religions are bad, other religions are wrong, we are correct. जो सर्व धर्म संभव में विश्वास Let's not नहीं go in- रखते. Otherization, you talked about otherization. Otherization, Who does otherization? Is it exclusive? Gender otherization also. We take the Now concept that's a of- different topic now. In the context of religion, No, you I have to was first not- I was number not, one. sir. You have to first identify I was not limiting to religions. religion. You have to first identify religions जो अदराइजेशन के प्रोसेस में बिलीव करते हैं, फिडल इनफिडल के प्रोसेस में बिलीव करते हैं, No, I was not going in that बिलीवर और direction. काफिर के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, जो ये कहते हैं कि एक्सक्लूसिवली वी आर राइट, जो एक्सक्लूसिविस्ट रिलीजन्स जिन्हें कहा जाता है, आप और गुजरात उनकी की जो बात समस्या करें, अब वो क्या नाम है उनका जो पटीदार एजुकेशन देखिए वो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक. नो 9/11 कमीशन, देखिए ये समझिए 9/11 कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी ट्विन टावर्स पे अटैक करने के बाद, 9/11 कमीशन जो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो ना उनका सबसे पहला सवाल ये था कि व्हाई डू दे हिट अस. उनको इस सवाल का पता ही नहीं था कि एक व्यक्ति एक सोच इतनी But नफरत there कर has to be सकती a lot है of कि वो context अपने behind आप को भी that. खत्म कर दे. There has to be a lot of context behind that. Absolutely. We don't go, They didn't know why do they hit us. Sankhyas say there's no smoke without fire. I mean, there has to be something. So when I mean, let's talk about the caste. when caste that's the approach, Let's talk about the caste then we are identities. justifiable in reacting in a manner जिस तरीके से भी हम करना चाहते हैं. हिंदू जेनोसाइड जम्मू कश्मीर में हुआ है. How do we respond? What is How do we what respond? do Tell you me. talk about the Dalit otherization? Why do we have to project a Where Dalit? is Dalit otherization, by the way? Don't You have the see- constitutional protections granted. There are- What you can do are as a there- society? are there- Now, are you asking this question to me as a politician? That's number one. Or somebody. As a student. So we have constitutional protections introduced, and you have otherization of all communities happening in the country. It's now about poverty and non-poverty. It's about rich and poor.
somebody who is rich, he's never otherized in the society. You should understand For and example, realize when this. a political party fields candidates in a particular relief, Jammu and Kashmir for that matter, they would see this community, for example, even in so-called affluent caste in Hindu society or Sikh society, take Punjab for example, so they would feel that which candidate is going, for example, Jat area in Punjab. I think we should rise above all these That is what I was identities in trying that to say. sense. Yeah, that is what But I was that trying does not mean that we should forget कि भाई और समस्याएं क्या हैं. नहीं, बिल्कुल. एक अच्छा व्यक्ति आपने ढूंढना है, लेकिन अगर एक अच्छा व्यक्ति अपनी फेथ के कारण उसका व्यक्तित्व शेप हुआ है, तो आपको उसकी फेथ को भी तो ध्यान में रखना है ना, उसे वोट देने से पहले, कि नहीं रखना है. आपका जो धर्म है, आपका जो रिलीजन है, वो आपके व्यक्तित्व को भी तो शेप करता है. तो उसकी जानकारी होना और आपके व्यक्तित्व से उसको जोड़ के देखना and rationally. Isn't religion a personal relationship to God? Shouldn't we keep? When people bring it in public domain, you have to judge people, through those lenses as well. And jihad is Okay, you're politics in so action. Jihad is you're politics. going there, yeah. Jihad is politics in action. And everybody who subscribes to the ideology of jihad Arvind should be Kejriwal looked के at from बारे that में point आप of क्या view. सोचते हैं? He is behind bars for As a leader, crossing as a standard leader- pedestrian. It is apparent that probably ED and CBI have been selectively used. आप ED CBI का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन फिर भाजपा के नेताओं के खिलाफ भी कीजिए. अच्छा, जब वो आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तब वो आप ज्वाइन नहीं करते. I do not know about the merits of the case because that is yet to be adjudicated. गुजर लीडर हैं तालिब हुसैन, उन्होंने कहा है कि ये जो पहाड़ी रिजर्वेशन ST स्टेटस लिंग्विस्टिक बेसिस पे दिया जा रहा है, this is trying to create a mighty cookie kind of conflict in Manipur, like Manipur in Jammu Kashmir. What do you think? नहीं, देखिए, ये तो एक कम्युनल माइंडसेट की उपज है और भाजपा ने मुस्लिम अपीसमेंट के चलते ये निर्णय लिया है. अगर आप पहाड़ी कहते हैं तो जो कठुआ क्षेत्र में जो पहाड़ी एरियाज में लोग रह रहे हैं वो पहाड़ी नहीं है. जो उधमपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं वो पहाड़ी नहीं है. आपने मुस्लिम अपीसमेंट के चलते राजौरी, पुंछ और कश्मीर के कुपवाड़ा वहाँ के एरियाज के लोगों को कहा कि जो टेरिटोरियली ज्योग्राफिकली यहाँ पे रह रहे हैं केवल उन्हीं को मिलेगा. तो what you are trying to do is Muslim appeasement at a higher level, and that is something which should be called out. This will pit the But communities Congress- against each other. Absolutely, it is when you क्योंकि किसी का शेयर लेके आप किसी और जब को दे रहे धर्म हैं. को आधार बना के आप रिजर्वेशंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, so this is going to cause disasters. और जम्मू Repercussions. कश्मीर में तो आप देख ही लीजिए कि द रिजर्वेशन जो एडवांस की गई है टू द मुस्लिम्स, द मेजॉरिटी कम्युनिटी ऑफ द स्टेट, इसकी परसेंटेज आप देख लीजिए. और इसमें भी आप देख लीजिए राजौरी, पुंछ में नॉन मुस्लिम्स कितने हैं, मुस्लिम्स कितने हैं. ST कैटेगरी में जो गुजर्स और बकरवाल्स हैं उनकी क्या परसेंटेज है ऑफ द टोटल STs जो नोटिफाई हैं, वो टेक बेनिफिट ऑफ. सो मुस्लिम रिजर्वेशन को कंसोलिडेट करने का काम भाजपा ने किया. एंड people, I do not know, call it as a secular act or a communal act. This is a communal act, and this is like weakening the nation from within. This is selective, and this is again पाकिस्तान के एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम है, जहाँ पे मुस्लिम कंसोलिडेशन is a critical requirement of the jihadi organization. प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, वो तो देखिए जम्मू के लोगों पे अत्याचार तो करते ही हैं. अब स्मार्ट मीटर्स की भी बात कर लीजिए, वहाँ पे बिल्स का जो इशू है उसकी बात कर लीजिए. प्राइवेटाइजेशन के साथ जो करप्शन और जो क्रोनी कैपिटलिज्म है यू से वो, और ये तो फिर विषय है. देखिए आप सैंड माफिया का देखिए, हाँ, सैंड माफिया, उसके लैंड माफिया का Why is देखिए, action शराब not being- माफिया का action not being देखिए. taken? एक्शन कौन लेगा? माफिया में सरकार भी तो शामिल होती है ना, सरकार भी तो एक हिस्सा होती है ना, सरकार के ये लोग जो भी तो आप एक हिस्सा सांबा से होते हैं. लेके यहाँ तक जो रोड है, I used to travel to Chandigarh and come, and I see this has been constructed. In fact, I left Akhnur some 10 years back, and जो हमारा अखनूर का रोड है इसको बनते हुए 10 साल हो गए. Now finally it has been. So what do you think? Why so much delay? Is the government not taking the people of Jammu Kashmir seriously? It has never taken the people of Jammu seriously. It has always taken the people of Kashmir seriously. That's our position, and that is what we have been saying, and that is something we have been fighting against. So ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज देख लीजिए, सैंड माफिया, लैंड माफिया. कश्मीर में सैंड माफिया वैसे नहीं है जैसे यहाँ पे है. आज हमारे ट्रॉली वाले छोटे छोटे बेचारे जो थोड़ा थोड़ा सामान बेच के कुछ पैसे कमाते थे, आज वो दर बदर है. दे हैव बीन रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड. उनकी तो रोजी रोटी छीन ली है. जो 2000 की ट्रॉली थी वो आज 15,000 की है, 10,000 की है. माफियाकरण के कारण हुआ है. और इस माफियाकरण में आपकी पॉलिटिकल क्लास, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके बिजनेसमैन सब एक दूसरे के साथ हाथ मिला के चलते हैं. और इन्हीं चीज़ों का परिवर्तन लाने के लिए, जनरेशनल चेंज लीडरशिप में हो उसको लाने के लिए वी हैव plunged like the manner in which we have plunged now. We are contesting. माफिया हो या जम्मू विरोधी ताकतें हो, सबकी कमर तोड़ देंगे अगर जनता पूरी साथ लेके हमारे साथ चलेगी तो. अग्निवीर के बारे में आप क्या सोचते हैं? It's demilitarization of the Indian defense system. It is an attack on the defense of the country.
5 साल में आप फौज को 5 लाख कम कर रहे हैं, 1.4 मिलियन से 9 लाख फौज कर दे रहे हैं, और आने वाले 10-15 सालों में आधी फौज आप छोड़ देंगे। प्लस 4 साल में आप उसको भर्ती भी करेंगे, ट्रेन भी करेंगे, रिटायर भी करेंगे। सीने पे देश के लिए गोली खाने के लिए कम से कम 8 से 10 साल की ट्रेनिंग चाहिए। देखिए, you have to be mentally strong, mentally prepared, and you get mental strength only when you spend time doing certain things. प्लस दूसरा जो रेजिमेंटेशन सिस्टम की डिस्ट्रक्शन है इस अग्निवीर की स्कीम के माध्यम से, दैट इज अ सिविलाइजेशनल असॉल्ट व्हिच दिस गवर्नमेंट हैज कैरिड आउट। एक सिविलाइजेशन की झलक आपको दिखती थी। राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, और किसी से कोई नफरत नहीं है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। प्लूरैलिटी है ना, ठीक है। तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंट्री एंड द सनातन संस्कार, सनातन सिविलाइजेशन। उसे आपने डिस्ट्रॉय किया, आई डू नॉट नो किसके कहने पे किया, डिमिलिटराइजेशन किया, आई डू नॉट नो किसके कहने पे किया, अनएम्प्लॉयमेंट आपने इंट्रोड्यूस कर। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आई वाज टॉकिंग टू द स्पेशल फोर्सेस कमांडो, पैरा एसएफ के कमांडो थे, आई वाज टॉकिंग टू हिम, ही सेड दैट आप 4 साल एक यूथ को ट्रेन करके छोड़ रहे हो मार्केट में, यू गिविंग हिम 20 लाख रुपीस एंड ही इज आर्म्ड विद द बेस्ट ट्रेनिंग, ही कैन सेट अप गैंग्स ऑफ हिज ओन। अभी अगर हम रशियन जो आर्म्ड मर्सिनरी ग्रुप्स की बात करें, गोरखास फॉर्म अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारे जो फोर्स आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दे आर द वॉरियर्स। सामानिक शाह ने कहा, इफ यू आर अफ्रेड ऑफ डेथ, if you don't say I am afraid of, either you are lying or you are a Gorkha. So what this Agniveer scheme has done, now these Gorkhas are joining the Chinese army, they are going there, or they are joining mercenary groups. So we are weakening, and in fact we are not a country like Singapore, एक तरफ हमारे चाइना बैठा हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान है, तो हम अपनी आर्मी को कमजोर कहीं ना कहीं नहीं, ये आर्मी को कमजोर करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जब आप अपनी आर्मी को आधा कर रहे हैं, 5 साल में 14 लाख से 9 लाख पे ला रहे हैं, क्योंकि the number of people who will retire after 4 years और नई ज्वाइनिंग etc सब कुछ मिला के जो आंकड़े बनते हैं, 14 से सीधे 9 लाख पे 5 साल में आप ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत के सुरक्षा तंत्र पे बहुत बड़ा हमला है, और खासकर साइड पे दोनों आइडियोलॉजिकल स्टेट्स हैं, एक कम्युनिस्ट स्टेट है, एक इस्लामिक स्टेट है, दोनों की अल्टीमेट जो एम है दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस डेमोक्रेटिक इंडिया। तो उस समय में इस तरीके का निर्णय लेना, और मैं खास बात आपको ये बताना चाहूंगा कि आर्मी के जनरल्स को कॉन्फिडेंस में लिए बिना निर्णय लिया गया। जनरल नरावने जो समय उन्होंने बुक में कहा कि भाई हमसे तो पूछा ही नहीं गया। तो जब उनसे पूछा नहीं गया और जिनको सामने रखा वो अब सरकार की बात रखने के लिए उनको फायदे के लिए फायदे गिनाए गए, तो देखिए ये देश की एक दुर्भाग्य है कि इस तरीके का निर्णय हुआ है। अग्निवीर स्कीम तत्काल प्रभाव से खत्म होनी चाहिए। ये काफी डोगरी पे आने वाला था कि मिठड़िया डोगरे दी बोली ते खंड मीठे लोग डोगरे। तो अब डोगरी में भी एक संदेश हमारे जो श्रोताओं के लिए कि हमारी जो माँ बोली है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए संदेश ये है कि डोगरी च सारे की गल बात करने च कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं समझना इस गल की सारे जेडे पेरेंट्स ने चाहते हैं कि साड़ा बच्चा बचपन को लागे हिंदी सीखे, लेकिन अपनी मातृभाषा की छड्डने का मतलब, अपने अस्तित्व की छड्डने का मतलब है, अपने जड़े को कटोने का मतलब है। भाषा जी है वह स्तर जोड़ा है वो उसले के बदल जिसले तो उस भाषा की अपना के लिटरेचर भी लिखो। इस वास्ते डोगरी गाने, डोगरी कारका, डोगरी लैंग्वेज इसी प्रमोट करना चाहिए, और डोगरी का नॉलेज होना या किसी भी लैंग्वेज ते बोलने की क्षमता होना कोई डिसेबिलिटी नहीं है, ये एबिलिटी है, और ये एबिलिटी तुसें की एक्वायर करनी चाहिए। यू शुड लर्न 10-15 लैंग्वेज, 10-15 तुसें की भाषा। तुसें की डोगरी केड़ा जेड़ा सॉन्ग ਤੁਹਾਡਾ फेवरेट है? एक तो ये है ना कि खंड मिठे मिठड़ी है बोली ते चढ़या होया, हां खंड मिठे लोग डोगरे, भला सपाईया डोगरे, ये सारे जेडे हुन जेडे यंग सिंगर्स आए दे ने बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डोगरी की बड़ी सेवा करा दे ने। लिटरेचर दे विच भी डोगरी की सेवा होने की बड़ी जरूरत है। बड़े सारे लोग करा दे भी है ना, लेकिन जिस स्तर पर होनी चाहिए वो नहीं होती, क्योंकि ਉਹਦੇ ਚ सरकार ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਬੜਾ गलत है, और ਸਾਡਾ डोगरी चैनल तक करी ना बंद करी उड़े ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ गलत चीज़ां ने। और दूजा एक और चीज़, जम्मू ਅਸੀਂ जम्मू ਦੇ टूरिज्म ਦੇ बारे ਚ ਗੱਲ कर रहे तो जम्मू के मेजर जो ऑडियंस जम्मू के बाहर से जो आपको सुन रही है इंडिया के विभिन्न इलाकों से, तो आप उनको एक लेट इट बी अ टूरिज्म काइंड ऑफ प्रमोशन फॉर द जम्मू डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ और जम्मू प्रोविंस। कौन सी वो 5 जगहें जो आपको बोलेंगे ये जो पॉपुलर जगहें नहीं, जो लोगों ने नहीं देखी है और उनको वहाँ आना चाहिए? देखिए आपको बसोली चले जाना चाहिए, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे पुरथू एक जगह है, पुरथू यस, मिनी गोवा कहते हैं, मिनी गोवा कहते हैं। और वहाँ पे जो हमारा रावी दरिया है उस पे जो डैम बना है उसके कारण जो झील बनी है वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स की इतनी पॉसिबिलिटी है, लेकिन उन्होंने तबाह कर दिया। सड़क नहीं है पहुँचने तक अच्छी, वाटर स्पोर्ट्स
नहीं बनी है बस वहाँ पे बनी है proper। आगे सरथल वगैरह बनी सरथल अमेजिंग प्लेस टू विजिट, जहाँ पे जो एक तरीके के रॉ प्लेसेस जिसे आप कहते हैं, जहाँ पे ज़्यादा फुटफॉल नहीं है, रहने की जगह नहीं है, जाके जाओ। अखनूर भी है पास में हमारा, आप अखनूर- आए हो अखनूर से? आपका अखनूर है, अखनूर के मेरा जो अपना घाट होम टाउन है। होम टाउन है आपका। चिनाब के जो घाट है, ये तो गंगा के घाट किला के है अपना, बराबर अपना है। अखनूर फोर्ट किला है है, वहाँ पे। फोर्ट है, इतनी सारी पांडव और गुफा कितने है। सारे फोर्ट्स हैं, पांडव गुफाएं हैं, कितने सारे फोर्ट्स हैं। आप किश्तवाड़ में चले जाइए, लट्टी भूना वैली है आपका। आप राजौरी कुंज पे चले जाइए, कितनी सारी जगह हैं विजिट करने के लिए। सरथल तो एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। मेरे को एक लेकिन अवसर मिला, मेरे एक मित्र हैं बली के, तो उनके साथ में जब गया था तो मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला। एक बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाली जगह है वो। जी, तो जैसे अंकुर जी ने कहा, तो आप आइए जम्मू कश्मीर और पर्टिकुलरली जम्मू क्यों ना एक्सप्लोर चीज़ों जगह को एक्सप्लोर करिए, जम्मू को एक्सप्लोर करिए। पीड़ा के राजमा चावल खाइए आप, और जम्मू की जो लोगों की डोगरों की कहते हैं ना, डोगरों का अलग ही एक मिठास है, ये दिल से बड़े साफ होते हैं। आप आइए, उनकी मिठास को महसूस कीजिए, एंजॉय कीजिए। और अंकुर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ये वक्त देने के लिए, और एक अपने जो आपकी विचारधारा है जम्मू खित्ते को आगे ले जाने के लिए, और जम्मू कश्मीर और भारत को एक स्वर्णिम भारत बनाने में आपका जो एक विजन है, उम्मीद करते हैं आप इसमें कामयाब हो, और आपने ये जो बीड़ा उठाया है परिवर्तन का, आप उसमें जरूर कामयाब हो जाएं। एक कविता के साथ हम एक अंत करेंगे। मैं राह ते नहीं तुरदा, मैं तुरदा हां ते राह बंदे, युगां तू काफिले आंदे, इस गल दा गवाह बंदे। ए तपदी रेत दसदी है कि रस्ता ठीक है मेरा, ए जलदे पैर ठरदे दिल मेरे सच दा गवाह बंदे। जो लो मत्थे च फुटदी है ओ सच्ची ताज हुंदी है, तवी दे तख्त ते बह के सच्चे पातशाह बंदे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी का। Ladies and gentlemen, this was Mr. Advocate Ankur Sharma, who is the chairman of Ekjut Jammu, and we will come up with another episode of Podcast with Champions with your host Navjot Singh, with another guest who will inspire the youth with his body of work. Till then, thank you so much. Jai Hind.